एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एक क्लॉज बहुत कॉमनली यूज्ड किया जाता है और एम्प्लॉयज से साइन करवाया जाता है कि आप जब कंपनी ज्वाइन करेंगे तो 2 साल तक या 3 साल तक उस कंपनी को छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ते हैं तो कंपनी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ऐसे क्लॉजेस को बोलते हैं लॉक इन पीरियड क्लॉज। और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली 2024 में एक लैंडमार्क रूलिंग में बोला कि ये जो क्लॉजेज है ये पूरी तरह से लीगल है, रीजनेबल है। तो अगर ये लीगल है तब भी इंप्लॉयज कैसे इस क्लॉज से बच सकते हैं, ये आज हम समझेंगे। साथ ही में अगर दिल्ली हाई कोर्ट ये कहती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहती है क्या, ये भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, वी आर मेकिंग दिस वीडियो विद एडवोकेट जीवन प्रकाश, who is an advocate on record, having about 35 years of experience in this legal field. So, sir, I feel blessed to have you on this show. I welcome your audience and thank you very much. तो सर, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि ये जो क्लॉज है ये लीगल है या इलीगल, कानून क्या कहता है? क्योंकि इसके दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये कि जो एम्प्लॉयर्स है, कंपनी है, उन्होंने खर्चा किया है अपने एम्प्लॉयज पे, ट्रेन किया है, उसको लायक बनाया कि वो नौकरी कर सके। अब वो शिफ्ट होता रहेगा दूसरी कंपनी में, राइवल कंपनी में, तो इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर सकती। इस हिसाब से ये लीगल लगता है। दूसरी तरफ एक तरह से ये जो बॉन्डेड लेबर है, कहीं ना कहीं इसको लीगलाइज करने वाला इफेक्ट भी देता है। उसका कारण ये है कि इम्प्लॉय को अच्छा नहीं लग रहा कंपनी में, उस कल्चर में, और उसको बेटर ऑफर भी मिल रहा है दूसरी कंपनी में, लेकिन वो जा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसने एक बंधवा मजदूरी का एक क्लॉज साइन कर दिया। इसलिए ये इलीगल भी लगता है। तो कानून हमारे देश क्या कहता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कानून को समझने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 27 को समझना पड़ेगा। सेक्शन 27 साफ साफ कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट, अगर कोई लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज ट्रेड एंड प्रोफेशन करना चाहता है अपने चॉइस का, और उसको कोई क्लॉज रेस्ट्रेन करता है, तो सच क्लॉजेज आर वॉइड इन नेचर। और इस पर सालों साल मंथन हुआ है कोर्ट में। तो आपने जैसे दिल्ली हाई कोर्ट की एक रूलिंग बताई, वो लिली पेकर्स की है, 2024 में आई है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है उसमें कि हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन जो है, उसके लिए कई बार ऐसी क्लॉजेज जरूरी है। वो ट्रेनिंग देता है, उस पर खर्च करता है, लेकिन जनरलाइज रूप में अगर कोई एम्प्लॉयर ये कोई इम्पोज करता है तो वो वॉइड है। और सेक्शन 27 के बारे में आपने बताया, तो सेक्शन 27 इसको डायरेक्टली वॉइड तो नहीं कहता कि इस तरह क्लॉजेज वॉइड हैं, लेकिन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये रिस्ट्रेन कैसे कर रहा है? ये एक तरह से उसको एक तरफ तो नौकरी मिली ही हुई है आज की तारीख में, तो फुल्ली रिस्ट्रेन तो नहीं कर रहा है। नहीं, बेटर अपॉर्चुनिटीज अगर है तो उसके लिए वो एक्सरसाइज बेटर प्रोफेशन है। आप उसको कल्टेल करना चाहते हैं। ये क्लॉजेज एक तरह से इनोसेंट एम्प्लॉइज को ट्रैप कर रहा है कि आप हमारे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, आप हमारे यहाँ ही काम कीजिए। तो इस ढंग से ये रेस्ट्रेन है। इसे सेक्शन 24 ये कहता है prima facie such clauses in the agreement are illegal। सेक्शन 27। अच्छा। और फिर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं मैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी इस पे होगी। अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है तो ये झगड़ा पहली बार तो आया नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या ये झगड़ा कभी गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये लीगल है या इलीगल? इस पे कुछ लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पॉइंट तो डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका कोई वायलेट नहीं होता अगर इस ढंग के क्लॉजेज है तो। और वो एक तरह से ये भी नहीं कहा कि क्लॉजेज सही है कि गलत है। वो एक आर्बिट्रेशन पिटीशन थी, और कोर्ट में जब एग्रीमेंट साइन किया तो वन ऑफ द क्लॉज वाज द आर्बिट्रेशन ऑल्सो। तो उसमें 3 एम्प्लॉइज प्री मैच्योर अपना रिजाइन करना चाहते थे, रिटायरमेंट लेना चाहते थे, कंपनी कहती थी नहीं जा सकते, डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की बात थी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड एंड दे विल लुक इनटू द क्लॉजेज, उसकी वैलिडिटी क्या है, रीजनेबलनेस क्या है। लेकिन हाईकोर्ट ने इतना जरूर कहा कि रीजनेबलनेस अगर 3 साल तक के रखती है मैक्सिमम पीरियड, तो दैट इज ए रीजनेबल पीरियड। तो ये उसका ओपिनियन था, ऑर्बिटर डिक्टा था, या फिर उसने ये ले डाउन कर दिया? नहीं, उसने ले डाउन किया है, लेकिन दिस कैन वेरी केस टू केस। ये स्टैंडर्ड नहीं है, दैट पर्टिकुलर केस के लिए कहा गया है। उस केस में कंपनी ने पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने दलील दी है, तो दैट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड। और इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहती है क्या? सुप्रीम कोर्ट में कभी ऐसा झगड़ा गया है क्या? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कई बार गया है, और अर्लीस्ट पॉसिबल एक 1967 की रूलिंग आ रही है। उसके बाद 1980 में भी आई है, और 2006 में भी आई है, और
67 जो सबसे पहले रूलिंग है वो निरंजन गुलकारी करके कुछ रूलिंग है, मैं आपको डिटेल दूंगा। और सुपरिटेंडेंट 1980 की जो रूलिंग सो फार आई रिमेंबर, सुपरिटेंडेंट्स कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस किशन मुदगई है। और 2006 की जो रूलिंग है परसेप्ट डी मार्क इंडिया लिमिटेड करके कुछ, मैं तीनों के साइटेशन दूंगा और मैं स्क्रीन पे यहाँ पे सब लोगों के लिए दिखा दूंगा। हाँ दिखा दीजिएगा, तो रेडली अवेलेबल मेमोरी में रफली है। लेकिन उसकी जो बातें हैं उसने जो कही है कि सच क्लॉजेज आर नॉट ऑलवेज लीगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन 27 में वाइड करता है दैट हैज टू बी एग्जामिन वेदर इट इज वाइड और नॉट, वाइड और नॉट, लीगल और नॉट, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में आ गया एंड डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच इंडिविजुअल केस। तो कोई टेस्ट लेट डाउन किया कि कब ये रीजनेबल होगा, कब नहीं होगा, कब लीगल होगा, कब नहीं होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन पे ही छोड़ दिया पूरी तरह से? जैसे इसमें आप एक रीजनेबल वर्ड सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है कि रीजनेबल है या नहीं है, तो रीजनेबल केस टू केस वेरीफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि उसकी कंसेंट फ्री थी या नहीं, आपने स्टैंडर्ड एग्रीमेंट फॉर्म दे दिया, एक रीजनेबल थॉट देने का मौका भी नहीं दिया। अगर एविडेंस आते हैं कि रीजनेबल थॉट दिया है एम्प्लॉय ने और उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिया गया, उसको फुल बार्गेनिंग पावर दी गई है, कंपनी अगर ये दिखा पाएगी इस पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया इसकी ट्रेनिंग पे, इसकी जो एजुकेशन थी और स्किल थी वो सफिशिएंट नहीं थी हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए। बहुत सी कंपनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेनिंग देती है, तो दे आर एंटाइटल्ड कि मुझे इसका बेनिफिट मिले। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है देयर शुड बी ए बैलेंस, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय ट्रैप हो जाए और अनड्यू एडवांटेज ले। इट शुड बी लेजिटिमेट ग्रोथ एंड बेनिफिट एंड एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरेस्ट का बैलेंस हो, एम्प्लॉय बैलेंस होना चाहिए और एम्प्लॉयर्स का भी। तो आसान भाषा में जो मैं समझ पाया हूँ इस वाले पॉइंट को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रही है कि अगर एम्प्लॉयर ने ये दिखाया है एग्रीमेंट में, ये समझ में आ रहा है कि वो जो है खर्चा करेगा या XYZ क्या खर्चा कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी की हो रही है उस पर, तो वहां पे वो लॉक इन पीरियड इतने रीजनेबल है कि वो चाहेगा कि मैं उसको रोक के रखूं अपनी कंपनी में, अगर मैंने उसको समझाया है तो। दूसरा पॉइंट जो मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पे उसको बार्गेनिंग पावर दी जा रही है कि नहीं, ये तो नहीं कि वन साइडेड एग्रीमेंट ही है, एम्प्लॉयर ने प्रिंट आउट करके दे दिया आप साइन करिए वरना जाइए, ये हुआ नॉन बार्गेनिंग पावर वाला एग्रीमेंट। तो इसको कोर्ट शक की निगाहों से देखेगी। यस, तो बर्डन हमेशा एम्प्लॉयर पे रहेगा, एम्प्लॉयर पर रहेगा कि बिकॉज प्रिजम्पशन है इनइक्वलिटी ऑफ बार्गेनिंग है, क्योंकि एक नौकरी में आया है उसको नौकरी करनी है, एक एम्प्लॉयर बहुत पावरफुल है। ठीक है, मैं समझ गया, वहां पे इनइक्वालिटी है, दोनों इक्वल स्टैंड पे नहीं है, तो फ्री कंसेंट का यहाँ क्वेश्चन खड़ा होगा। ठीक है, फिर उसमें तो फिर ऐसे में करना क्या चाहिए एम्प्लॉयज को जब वो नौकरी लेने जाते हैं और साइन वो करना ही है एग्जैक्टली उस समय पे, तो उनको क्या करना चाहिए उस समय? देखिए उनके साथ बड़ी मजबूरी है, साइन कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं तो साइन कर दिया। ये सब बातें कोर्ट में चलने में काफ़ी झगड़े होते हैं। उससे बेटर ये है कि कोर्ट टाइम ले थोड़ा सा, बोला कि मैं इसको गो थ्रू करता हूँ एंड आई लेट यू नो। जनरली बड़ी कंपनी में MD तो खुद आकर बैठता नहीं कि आप एग्रीमेंट साइन कीजिए, वो किसी ऑफिसर को डिप्यूट करता है। तो कंपनी में जो भी ऑफिशियल उसकी ईमेल आईडी हो वो लेकर रखे और उस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर 4 लाइन लिखे। हालांकि बेटर अपने वकील से सलाह करके लिखे, और जब तक नहीं अगर कोई है तो उसको इस ढंग से लिखे, मैं एग्रीमेंट गो थ्रू किया हूँ और मुझे लॉकिंग क्लॉज का जो लगता है अनरीजनेबल लगता है, और चूँकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है और आप कहते हैं तो साइन करना ही, तो मैं साइन कर देता हूँ। अच्छा, यू मीन टू से कि उसको साइन करने के पहले ईमेल ऐसा कर देना चाहिए? हाँ, कर देना चाहिए। वो लिखे तो इससे होगा कि उसने फ्री कंसेंट नहीं दिया, उसी मजबूरी में किया है। अच्छा, तो उसमें अच्छा मैं समझ गया, या फिर उसको एक किसी एडवोकेट की सलाह से उसको ऐसी लैंग्वेज बना के लिखनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अच्छा। और उसके बाद अगर साइन भी करते हैं वो जाके, तो बाद में कह सकते हैं कि मैंने आपको अलर्ट किया था, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, लेकिन चूंकि आपने मुझे साइन करने के लिए दिया था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने साइन कर दिया। अच्छा, जैसे वो साइन कर देता है, ठीक है, और उसने ऐसा कोई ईमेल भी नहीं किया है, तो और वो दूसरी कंपनी में छोड़ के जा रहा है, दूसरी कंपनी से खींच के तो लेकर नहीं आ सकता एम्प्लॉयर, लेकिन ऐसे में स्टे एप्लीकेशन लगाएगा वो, तो क्या तरीका है जिससे उस स्टे एप्लीकेशन को रोका जा सकता है? देखिए, ये कंपनी अपना टेक खेलती है जहाँ पे हाई इम्प्रेसिव वैल्यू कोई कंसल्टेंट कंपनी के साथ है,
और कंसल्टेंट की काफ़ी वैल्यू है मार्केट में। तो जब वो छोड़ कर जाता है तो कंपनी को लगता है मेरा बिजनेस यहाँ से चला जाएगा। कोई एग्जांपल जैसे कैसे? फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल में, अभी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा, उसमें एक कंसल्टेंट है, उस कंसल्ट बहुत नामी है उस एरिया में। किस तरह कंसल्टेंट है वो? मतलब कि डॉक्टर है कि? डॉक्टर है, अपने फील्ड का मास्टर है। और आई डोंट वांट टू नेम एनी हॉस्पिटल, अभी रिसेंटली हुआ था, उसने भी एग्रीमेंट कराया कि आप छोड़कर नहीं जा सकते 3 साल तक। एग्रीमेंट की वैलिडिटी 3 साल, और 3 साल आप छोड़कर नहीं जा सकते। और उसे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी मिल रही है, हायर पैकेज पर मिल रही है, आप छोड़कर नहीं जा सकते। और उसको रोकने का क्या पर्पस है? बस स्टे एप्लीकेशन लगा देना है। और कोर्ट इस बात को कई बार नहीं समझ पाती है, उसके सामने इनकम्प्लीट फैक्ट रखे जाते हैं और कोर्ट स्टे दे देती है कि आप जो है नेक्स्ट डेट तक आप इस हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जा सकते। फिर मतलब कैसे उससे बचे डॉक्टर? देखिए, इसमें बचने का एक गुजरात हाई कोर्ट की एक रूलिंग है, और वो रूलिंग जो है लाल भाई करके कुछ रूलिंग है, और जस्टिस PN भगवती ने दी थी। बाद में ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये भी रूलिंग दूंगा मैं। इस केस में कहा गया है कि इस ढंग के क्लॉजेस के लिए अगर कोई भी स्टे मांगने आए तो स्टे ना दे। एट द मोस्ट क्या है कि डैमेजेस मांग सकती है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ भी हो कि वो इस ढंग के स्टे एप्लीकेशन को अपोज करने का कोई राइट नहीं है, तो भी स्टे शुड नॉट बी ग्रांटेड। एट द मोस्ट कोर्ट कैन रिकवर, कैन ग्रांट डैमेजेस कि जो उसने ट्रेनिंग पे खर्चा किया वापस ले ले। ट्रेनिंग का खर्चा है या एक पीरियड का है, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, जो भी खर्च मांगा जाता है, दैट कैन बी कंपनसेटेड टू दैट ग्राउंड। लेकिन फॉर दैट कंपनी हैज़ टू शो कि उसे लीगल इंजरी हुई है। तो जो आपका केस था, आप नेम मत करिए, लेकिन जो समझना मैं चाह रहा हूँ, आपने कहा 3 साल का एग्रीमेंट है और 3 साल का लॉक-इन है, तो उसमें उसको 3 साल ही हुए थे ज्वाइन किए कि वो बार बार सेम एग्रीमेंट ही किए जा रहे थे? देखिए, कंपनी क्या करती है कि इनिशियली 3 साल का करेगी, 3 साल बाद फिर रिन्यू करेगी। जो रिन्यू होता है उसमें फिर से लॉक इन करती है क्या? यस, दैट इज वेरी अनफेयर, ये तो अनफेयर है एंड वेरी अनरीजनेबल। रीट्रेनिंग नहीं करेगी वो? नहीं, इसमें जैसे एक डॉक्टर है, उसकी कोई ट्रेनिंग की बात ही नहीं है, वो ही हिमसेल्फ इज ए ट्रेंड। अगर किसी ने 20 साल अपने करियर में लगा के नाम कमाया है, उसके बाद कोई हॉस्पिटल उसे लाने के बाद उसका बिजनेस बूस्ट होता है, न कि नैतिक कंपनी के कारण उसका प्रोफेशन चल रहा है। और आप उसको एक सक्सेसिव लॉकिंग पीरियड डाल के करके उसको रिस्ट्रेन करना चाहते हैं। दिस इज वेरी अनफेयर, वेरी अनरीजनेबल। बाद में हाईकोर्ट ने उसको वेकेट किया। तो एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं समझना ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर ऐसे एग्रीमेंट करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, कोर्ट में इतने खर्चे होते हैं उनके और वो वॉइड हो जाता है, जबकि हमेशा एम्प्लॉयर गलत नहीं है, उसने सही में उसको जेन्युइनली खर्चा किया है, जेन्युइनली उसको प्रॉब्लम हो रही है, एक उसका प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, उस समय एम्प्लॉय कहीं और चले गया, तो वो कैसे ऐसे मिसयूज को रोक सकता है? अगर लॉक इन पीरियड का एग्रीमेंट नहीं है तो क्या ऐसा करे एम्प्लॉय के साथ ताकि वो मिसयूज होने से रोक सके और राइवल कंपनी जाने से रोक सके? कंपनी हैज टू बी वेरी रीजनेबल अंडर द लॉ। पहले सिर्फ उसको रोकने के लिए ये क्लॉज न डालें, अगर जहाँ लगता है तो उसे स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स ना दे, मतलब प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स ऐसे वो ना दे उसको, और उस पर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए कि बार्गेनिंग हुई है, और एग्रीमेंट भी शो करे कि एम्प्लॉयर ने ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड डिजायर किया है, एम्प्लॉयर ने आफ्टर बार्गेनिंग जो है 2 साल का माना है। अच्छा, एग्रीमेंट शुड स्पीक इटसेल्फ। एग्रीमेंट शुड स्पीक। फिर एग्रीमेंट ये भी स्पीक करे कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे वेरी कराया है एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर ने क्या ऑफर किया था, क्या वेरी हुआ, फाइनली क्या एक्सेप्ट हुआ। उसमें ये भी शो होनी चाहिए डायलॉग्स में कि इंजरी कैसे होगी कंपनीज को। मैं समझ गया, उसको क्या एग्जैक्टली लीगल लॉस हुआ, लीगल लॉस होगा उसमें डैमेजेस स्पेसिफाइड होने चाहिए। ताकि कोर्ट को ये लगे कि आफ्टर थॉटफुल कंसिडरेशन ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। हाँ, और ये एक जरूरी था एम्प्लॉयर के जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है ये क्लॉज। ये मीनिंगफुल डिराइव होना चाहिए आफ्टर गोइंग थ्रू द एग्रीमेंट्स।
इस प्रोसेस को, इसका प्रोसेस होना चाहिए, उसको कैजुअल वे में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एग्रीमेंट भी उसको ड्राफ्टिंग ही उस तरह से करना चाहिए। और इसके लिए कॉर्पोरेट्स लेती हैं, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अपने अपने वकील से सलाह करें, वो एक बेटर मैकेनिज्म बताएंगे, और तब ये एग्रीमेंट्स को अपने कराएं, और जो एग्रीमेंट है उसकी ऑडिट करा सकते हैं कंपनियां। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिसका आंसर मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से ऐसे लॉक इन क्लॉजेज एग्रीमेंट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कभी आपने ऐसे एग्रीमेंट पे साइन किया है या नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।